हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आगम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है पॉलिटिक्स लेक्चर में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी संसद टॉपिक चल रहा था, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे स्थानों का रिक्त होना। स्थानों के रिक्त होने के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में जो स्थान रिक्त होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में इस क्लास के अंतर्गत हम जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल जो कानून है इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का या जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कानून के तहत किस प्रकार से उनकी सदस्यता छीनी जाती है या किस तरह से उन्हें डिस्क्वालिफाइड सदस्यता से किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसमें प्रमुख रूप से संसद में जो स्थानों का रिक्त होना इसके प्रावधान किए गए हैं। तो इसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार से प्रोविजंस या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले हम प्रावधान की बात करें कि यहाँ पर पहला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, इसमें पहला प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि ऐसा कोई सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से निर्वाचित हो जाता है, दोनों से चुनाव जीत जाता है, दोनों से निर्वाचित हो जाता है, तो 10 दिन के भीतर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। यानी दोनों चुनाव जीतने के बाद उसे 10 दिन के अंदर बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है या किस सदन का उसे सदस्य रहना है, ऐसा बताना होता है। और सूचना ना देने पर उसकी राज्यसभा की सीट खाली कर दी जाती है। राज्यसभा की सीट वहां पर खाली मानी जाती है, राज्यसभा की सीट खाली कर दी जाती है, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो इस प्रावधान के अंतर्गत हमने बात की है कि ऐसा कोई सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुनाव जीत जाता है या दोनों से निर्वाचित हो जाता है, तो 10 दिन का उसे समय दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर उसे बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है, और इसकी सूचना ना देने पर उसकी राज्यसभा की सीट खाली कर दी जाती है, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला हम यहाँ पर प्रावधान की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि यदि वो पहले से किसी सदन का सदस्य है, ऐसा कोई मेंबर्स जो पहले से किसी सदन का सदस्य है और दूसरे सदन में चुन लिया जाता है, दूसरे सदन में भी वह चुन लिया जाता है, तो पहले सदन से उसका पद रिक्त हो जाएगा, पहले सदन से पद उसका रिक्त हो जाएगा। जैसे हमारी संसद में 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। यदि हम मान लें कि कोई व्यक्ति जो सदस्य है वो पहले से लोकसभा का सदस्य है, पहले से लोकसभा का सदस्य है और दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में भी वह निर्वाचित हो जाता है, तो पहले सदन से उसका पद रिक्त माना जाएगा या रिक्त हो जाएगा, यानी लोकसभा से उसका पद रिक्त हो जाएगा। ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। मान लीजिए वह राज्यसभा का पहले से सदस्य है और लोकसभा में वह निर्वाचित हो जाता है, तब भी उसका पहले सदन से पद रिक्त माना जाएगा, यानी राज्यसभा से उसका पद रिक्त माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला जो प्रावधान किया गया है, अगला प्रावधान है कि एक ही सदन में 2 सीटों पर यदि वह चुन लिया जाता है या उसका चुनाव हो जाता है, तो अपनी मर्जी से उसे एक सीट खाली करनी होगी। यदि ऐसा नहीं करता है तो इसकी दोनों सीट खाली मानी जाएंगी या खाली हो जाएंगी। इसका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि जैसे 2 सदन यानी कि वो लोकसभा की किन्हीं 2 सीटों से चुनाव जीत जाता है, तो उसे अपनी मर्जी से एक किसी सीट को छोड़ना होगा, और ऐसा ना करने पर उसकी दोनों सीट खाली मानी जाएंगी। या राज्यसभा की 2 सीटों से वह चुनाव जीत जाता है तो उसे एक सीट खाली करनी होगी या एक सीट छोड़नी होगी, ऐसा ना करने पर उसकी दोनों सीट खाली मानी जाएंगी। अगला यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा सदस्य जो संसद का पहले से सदस्य है और राज्य की विधानमंडल का चुनाव जीत जाता है या राज्य का जो विधानमंडल है वहां पर वो चुना जाता है, अगर वह राज्य की जो विधानमंडल उसकी सीट नहीं छोड़ता है या खाली नहीं करता है, तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ऐसे यहाँ पर प्रावधान जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है यहाँ पर किए गए हैं। इसके बारे में हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुन लिया जाता है तो उसे एक सीट खाली करनी होगी, अथवा उसकी 10 दिन के अंदर उसे एक सीट बताना होगा कि किस सदन में उसे रहना है। ऐसा ना करने पर 10 दिन के बाद उसकी राज्यसभा की सीट खाली मानी जाएगी। दूसरा यहाँ पर प्रावधान है कि किसी सदन का वो पहले से सदस्य और दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर प्रावधान है अगला
कि एक ही सदन में 2 सीटों से चुनाव चुन लिया जाता है कोई सदस्य, तो अपनी मर्जी से उसे एक सीट खाली करनी होगी अथवा उसकी दोनों सीट खाली मानी जाएंगी। अगला यहाँ पर प्रावधान है कि यदि संसद का कोई सदस्य राज्य की विधानमंडल में भी निर्वाचित हो जाता है या चुना जाता है, अगर वह राज्य की विधानमंडल की सदस्यता या सीट खाली नहीं करता, तो संसद से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं। अगली हम बात करें निर्हरता के डिस्क्वालिफिकेशन, किस प्रकार से जो मेंबर्स होते हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उनकी निर्हरता के बारे में जो आर्टिकल 102 है इसमें प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हम पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पथ पर नहीं होना चाहिए, इन सब के बारे में चित्त विकृति का नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पद त्याग के बारे में हम बात करें कि कोई सदस्य जो होता है पद त्याग के बारे में देखें, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देता है। यहाँ पर यदि हम बात करें राज्यसभा का यदि मेंबर्स है तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है या सभापति है उनको अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है या उनको देता है। तो इस प्रकार से उनके पद त्याग के बारे में भी हम बात करें। यहाँ पर हम अनुपस्थिति के बारे में बात करें, यानी संसद का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक बिना बताए संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो 30 दिन की अवधि से अधिक समय तक सदन की सभी बैठकों में वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ऐसा प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है, यानी 2 महीने लगातार बिना बताए सदन की जो बैठकें हैं उनमें अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ऐसा भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगली हम बात करें युवा संसद की, जो यूथ पार्लियामेंट है, युवाओं को राजनीति में आगे करने के लिए या उनको प्रोत्साहित करने के लिए युवा संसद का कई बार इसका गठन किया जाता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज स्तर पर भी देखते हैं कि युवाओं में जागरूकता लाने के लिए इस प्रकार के जो युवा संसद का गठन किया जाता है। तो इसका हम बात करें तो चौथे अखिल भारतीय विप सम्मेलन के दौरान अनुशंसा के दौरान इसका गठन किया गया था। चौथे अखिल भारतीय विप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ अखिल भारतीय युवा संसद है प्रारंभ की गई थी। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? संसदीय जो कार्य मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये काम करती है। राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण व योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखें। अगली हम बात करने वाले हैं जो दल बदल कानून यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके बारे में। तो दल बदल कानून की यदि हम बात करें तो दल बदल कानून क्यों लाया गया था? जो सदस्य होते हैं वो बार बार पार्टी बदलते थे। एक सदस्य थे उस समय जो हरियाणा के थे, राम से उनका नाम था, उनने एक ही दिन में कई पार्टियों को बदला था। सो यहाँ पर तभी इस प्रकार का लोग कहते थे कि आया राम गया राम, इस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पार्टी को बदल देता था। इसी के लिए संसद के जो सदस्य थे या जो उनके द्वारा एक जो कानून लाया गया जिसको हम दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत इसको लाया गया था और इसे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। तो दल बदल कानून हम बात करें तो कब लाया गया है? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको लाया गया। 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि दल बदल कानून के अंतर्गत किस प्रकार से जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता जाती है या उसकी डिस्क्वालिफाइड उनको मेंबरशिप से किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो निहरता या हम डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो संसद के सदस्य होते हैं या राज्य की विधानमंडल के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किस प्रकार से उनकी सदस्यता छीनी जाती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, पहले हम बात करें कि राजनीतिक दलों का सदस्य, ऐसा कोई सदस्य जो राजनीतिक दलों का सदस्य है, ऐसा कोई सदस्य चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे हम बात करें विधानमंडल का किसी भी सदस्य हो, यदि राजनीतिक दलों का वह सदस्य है तो स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। यदि मान लीजिए वो बीजेपी या कांग्रेस किसी का भी सदस्य है और स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यानी पार्टी की सदस्यता को छोड़ देता है, तो उसकी जो वो संसद के सदस्य से भी उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी, सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी।
यहाँ पर प्रावधान है। दूसरा हम बात करें राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत, जो राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है। जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो व्हिप जारी की गई है, निर्देश जारी किए गए हैं, उनके विपरीत यदि काम करता है या मतदान करता है या मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, तब भी राजनीतिक दल से उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। तो ये पहले प्रकार में हमने देखा कि राजनीतिक दलों का वो पहले से सदस्य है और स्वेच्छा से वो राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाती है। लोकसभा में मेंबर है तो लोकसभा में, राज्यसभा में मेंबर है तो राज्यसभा में, और विधानमंडल में यदि सदस्य है तो विधानमंडल में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। या राजनीतिक दलों के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनके विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगली हम बात करें निर्दलीय सदस्य की, यानी ऐसा कोई सदस्य जो निर्दलीय तौर पर चुनाव जीत के आया है, तो चुनाव के बाद राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है तब भी उसकी लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल की सदस्यता से उसको निष्कासित या उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सदस्य जो निर्दलीय चुनाव जीतकर आया है और चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की सदस्यता ले लेता है, तो इस तरह से भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगली हम बात करें जो नाम निर्देशित जो सदस्य हैं, यानी नॉमिनेट जो मेंबर्स हैं, ऐसे सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है, जिसको हम नॉमिनेट मेंबर या नाम निर्देशित सदस्य के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई सदस्य यदि 6 माह के बाद, ऐसा कोई सदस्य जो नाम निर्देशित किया गया है और 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है, 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है, तो इस प्रकार से भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने बात की जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो बात की गई है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ अपवाद हैं, यानी एक्सेप्शन हैं, जो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 1985 में प्रावधान था, एक्सेप्शन जो था, अपवाद था कि 1/3 सदस्य, यानी किसी पार्टी के 1/3 सदस्य पार्टी छोड़ दें तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी, यानी 1/3 सदस्य पार्टी को छोड़ दें या उसका सदस्यता को त्याग कर दें तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन इसका भी बहुत बड़े स्तर पर जो सदस्य थे उन्होंने मिसयूज किया। इसके बाद में संसद ने जो 91वां संविधान संशोधन 2013 है, इसमें प्रावधान किया है 2/3 का, यानी 2/3 का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि यदि 2/3 मेंबर्स जो पार्टी की सदस्यता छोड़ दें तब उनकी सदस्यता नहीं जाती है। पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले प्रावधान था 1/3 का, अब प्रावधान यहाँ पर कर दिया गया है 2/3 सदस्य यदि पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रावधान किए गए हैं। तो हमने ये बात की है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ कानून है, इसमें निर्धारित कौन करता है कि उन व्यक्ति की या जो सदस्य उनकी सदस्यता जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें जो अथॉरिटी या निर्धारण जो प्राधिकारी होता है, डिसीडिंग जो अथॉरिटी होती है, वो होते हैं सदन के अध्यक्ष। यदि लोकसभा में बात करें तो स्पीकर और राज्यसभा में बात करें तो चेयरमैन या हम बात करें सभापति। तो यहाँ पर हम बात करें कि 1993 से पहले इसका निर्धारण अंतिम होता था, यानी जो अध्यक्ष होते हैं सदन के उनका निर्णय अंतिम होता था। लेकिन यहाँ पर फिर प्रावधान किया गया 1993 में एक मामला आया कि होलो हन मामला। तो इस होलो हन मामले में प्रावधान किया गया कि जो सदन के अध्यक्ष हैं इनका भी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन इनके डिसीजन का किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है। तो पहले यहाँ पर प्रावधान है कि सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता था, लेकिन एक जो मामला आया, कौन सा मामला है, होनोहल मामले में 1993 में यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि जो सदन के अध्यक्ष हैं उनके भी कार्यों की जांच की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू उनका भी किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन उनका भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की है।
कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस प्रकार से काम करती है। अब हम बात करने वाले हैं कि विश्व के विभिन्न देशों की संसद के जो नाम है उनको किन किन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो ऐसे कुछ देश हैं जिनको पार्लियामेंट या पार्लियामेंट वाले जो देश हैं इनको, जहाँ पर पार्लियामेंट, यहाँ की संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि पार्लियामेंट किन किन देशों की संसद को कहा जाता है, तो भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, यहाँ के जो देश हैं, यहाँ की जो विधायिका होती है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। यहाँ पर हम बात करें अगला हम बात करें अफगानिस्तान के बारे में देखें तो अफगानिस्तान की संसद को, ये थोड़ा इस प्रकार से याद रखें इनको कि अफगानिस्तान का ऊपर लिखा हुआ है। अफगानिस्तान की जो संसद है इसको कहा जाता है शोरा या नेशनल असेंबली। क्या कहा जाता है? शोरा या नेशनल असेंबली। जबकि बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है जातीय संसद। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगली हम बात करें नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के नाम से ऑस्ट्रिया, बोत्सवाना, ब्रुनेई, कंबोडिया, हंगरी, साउथ कोरिया, कुवैत और लेबनान जो देश हैं, यहाँ की जो संसद है इसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगली हम बात करें सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। सुप्रीम जो पीपुल्स असेंबली है ये होती है नॉर्थ कोरिया में, फ्रांस में, केन्या में और वियतनाम में ये संसद के नाम देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ संसद के विभिन्न देशों में जो नाम प्रचलित है उनके बारे में भी डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने बात किया है कि जो किस प्रकार से संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता जाती है, उनको किस तरह से निलंबित किया जाता है, इसके बारे में हमने बात की। हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की है कि किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो लाया गया था, इसके बारे में भी हमने बात की। आगे आने वाले क्लासेस में हम और जो हमारी जो संसद से संबंधित जो प्रावधान रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।